नमस्कार। आज हम एक ऐसी अदृश्य जंग की बात करेंगे जो हमारे चारों ओर हमारी स्क्रीन के पीछे लड़ी जा रही है। साइबर वॉरफेयर। जी। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को देखें तो ये साफ है कि इस जंग का मैदान फैलता ही जा रहा है। एक तरफ हैकर्स के नए नए गठबंधन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हथियार हैं। तो दूसरी तरफ सरकारें और कंपनियां हैं जो बचाव की दीवारें खड़ी करने में लगी हैं। आज हम इसी डिजिटल दौड़ पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये गहन विश्लेषण आपके लिए प्रोवेब एआई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया है, जो एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। तो आज की हमारी पड़ताल इस बात पर है कि ये साइबर हमले कैसे बदल रहे हैं और इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, और दुनिया भर के देश इनसे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौड़ में कौन आगे है, और अंत में हम उन आने वाली घटनाओं पर भी नजर डालेंगे जो इस अदृश्य जंग की अगली दिशा तय कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने पूरी साइबर सुरक्षा की दुनिया में कह सकते हैं हलचल मचा दी है। रूस का गामा रेडिन और उत्तर कोरिया का लाजरस समूह। जी, दो सबसे कुख्यात हैकर ग्रुप अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये तो किसी विलन वाली फिल्म जैसा लग रहा है। सुनने में फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन इसके अंजाम बहुत असली हैं। ये वाकई एक खतरनाक मोड़ है। मतलब कैसे? देखिए, पहले हम देशों को जमीन पर प्रॉक्सी वॉर लड़ते देखते थे। अब वही गठजोड़ डिजिटल दुनिया में भी बन रहे हैं। अच्छा। जो बात इसे खास तौर पर चिंताजनक बनाती है वो ये है कि वे अब हमले करने के लिए एक दूसरे के सर्वर और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में किसी एक हमले को अलग करके देखना मुश्किल होगा। बिल्कुल। हमें ये देखना होगा कि उसके डिजिटल सहयोगी कौन है। हमले ज्यादा जटिल और ज्यादा बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। और इसी जटिलता को बढ़ाने के लिए एक और चीज सामने आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इस्तेमाल। हाँ। हमें पता चला है कि चीन से जुड़े एक समूह ने एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लॉड का इस्तेमाल करके करीब 30 संगठनों पर स्वचालित हमले किए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन हमलों में इंसानी दखल बहुत कम था, शायद 10 से 20% बस। ये तो एआई के दोहरे उपयोग का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा हमलावर जो सोता नहीं, थकता नहीं और एक साथ हजारों कमजोरियों को ढूंढ सकता है। एआई हैकर्स को यही ताकत देता है। जी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एआई इस जंग में बचाव का सबसे बड़ा हथियार भी बन रहा है। वो कैसे? क्या हमारे पास इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जैसे जर्मनी में छोटी और मझोली कंपनियां जिनके पास बड़ी साइबर सुरक्षा टीमें नहीं होती। हाँ, उनके लिए तो मुश्किल होता होगा। बहुत। तो वे अब ASUS एक्सपर्ट गार्डियन जैसे एआई आधारित समाधानों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिस्टम खुद ब खुद खतरों को पहचानकर उन्हें रोक देते हैं। अच्छा। पर भी नजर रखती है। मतलब इंटरनेट के उन अंधेरे कोनों पर जहां हैकर्स योजनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये एक तरह की डिजिटल हथियारों की दौड़ है जहां दोनों तरफ एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, सही कहा। ये तो हुई तकनीक और हैकर्स की बात, लेकिन अब इसका असर आम लोगों पर सीधे तौर पर पड़ने लगा है। ऐसा लगता है कि अब हमलावरों के निशाने पर वो चीजें हैं जिनके बिना हमारा शहर रुक जाएगा। जैसे कि परिवहन व्यवस्था। लंदन का मामला ही ले लीजिए। हाँ, लंदन में स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के एक समूह ने ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन मतलब TFL के सिस्टम पर हमला किया। ये वही सिस्टम है जो लंदन की बसें और ट्यूब चलाता है। और इस हमले से 39 मिलियन पाउंड का भारी नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो कुछ और है। एक मिनट, इस हमले के आरोप में 2 किशोरों को पकड़ा गया है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। क्या ये किसी बड़े संगठित समूह का काम नहीं था? ये इतना आसान हो गया? असल में हाँ, आजकल हैकिंग के टूल्स और तकनीकें ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है। अब आपको एक जीनियस कोडर होने की जरूरत नहीं है। और इससे युवा जो शायद इसके नतीजों को पूरी तरह नहीं समझते, वो भी इस तरह के गंभीर अपराधों में शामिल हो रहे हैं। जी, ये मामला शहरी बुनियादी ढांचे की कमजोरियों के साथ साथ एक सामाजिक समस्या को भी उजागर करता है। और ये खतरा सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, अब तो हमारी निजी गाड़ियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया में हुंडई मोटर ग्रुप को कनेक्टेड कारों के लिए एक अलग साइबर सुरक्षा टीम बनानी पड़ी है। और इसकी वजह भी साफ है। आज की कारें तो पहियों पर चलने वाले कंप्यूटर की तरह हैं। उनमें GPS है, ब्लूटूथ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, हैक होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा। सोचिए जरा, अगर कोई दूर बैठे आपकी चलती हुई कार का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। पड़ रही है। ये तो जमीन की बात हुई, लेकिन खतरा तो आसमान में भी पहुंच गया है। आप GPS स्पूफिंग की बात कर रहे हैं? जी, भारत के दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े हवाई अड्डों पर GPS स्पूफिंग के हमले हुए। ये होता क्या है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर।
जीपीएस स्पूफिंग का मतलब है कि हमलावर विमान के नेविगेशन सिस्टम को नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर धोखा देते हैं। तो पायलट की स्क्रीन पर लोकेशन गलत दिखने लगती है? बिल्कुल। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब विमान लैंड कर रहा हो या टेक ऑफ कर रहा हो। भारत में तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मुस्तैदी की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इसने विमानन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने ला दिया है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अगर लोगों की आवाजाही पर हमला हो सकता है तो सामान की आवाजाही पर भी हो सकता है। सोचिए, अगर आपके ऑर्डर किए हुए जरूरी सामान का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाए तो। तुर्की में ठीक यही हुआ। हाँ, तुर्की की सबसे बड़ी कार्गो कंपनियों में से एक अरास कार्गो पर साइबर हमला हुआ और उनका पूरा कामकाज कह सकते हैं ठप पड़ गया। इसका असर क्या हुआ? इससे देश भर में डिलीवरी और शिपमेंट में हफ्तों की देरी हुई। ये दिखाता है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। और कैसे एक डिजिटल हमला पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। जी। परिवहन के अलावा अब सरकारी सेवाओं पर भी सीधे हमले हो रहे हैं, खासकर स्थानीय स्तर पर। बिल्कुल, स्थानीय सरकारों को निशाना बनाना एक बढ़ता हुआ चलन है। क्यों? क्योंकि उनके पास सुरक्षा कमजोर होती है। अक्सर यही होता है, उनके पास केंद्र सरकार की तरह मजबूत साइबर सुरक्षा नहीं होती। डेनमार्क में स्थानीय चुनावों से ठीक पहले कई नगर पालिकाओं की वेबसाइटों पर डीडॉस हमले हुए। डीडॉस का मतलब है वेबसाइट को नकली ट्रैफिक से जाम कर देना। सही कहा, ताकि असली यूजर्स के लिए वो खुली न पाए। और इन हमलों की जिम्मेदारी रूस समर्थक हैकर्स ने ली। तो मतलब मंशा सिर्फ परेशानी खड़ी करना नहीं था। नहीं, मंशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा तोड़ना भी था। ऐसे ही कुछ लंदन में भी हुआ, जहां केंसिंगटन और चेल्सी जैसी 4 परिषदों की साझा आईटी सेवाओं पर हमला हुआ। हाँ, और इससे निवासियों को मिलने वाली जरूरी सेवाएं जैसे कि टैक्स पेमेंट या कचरा उठाने की जानकारी सब बाधित हो गई। और केन्या में तो स्थिति और भी गंभीर हो गई। जी, वहाँ कई सरकारी वेबसाइटों को हैक करके उन पर उग्रवादी संदेश पोस्ट कर दिए गए। ये दिखाता है कि साइबर हमलों का इस्तेमाल अब सिर्फ पैसे ऐंठने या सिस्टम ठप करने के लिए नहीं, बल्कि अपना एजेंडा और डर फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। तो एक तरफ खतरों का ये अंबार है, दूसरी तरफ दुनिया भर के देश इनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमें अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। हाँ, कुछ देश अब बहुत सख्त रोक अपना रहे हैं। मतलब अब सिर्फ बचाव काफी नहीं माना जा रहा। बिल्कुल नहीं। यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रूसी साइबर क्राइम समूह मीडिया लैंड पर कड़े प्रतिबंध लगाए। ये समूह रैंसमवेयर हमलों के लिए जाना जाता था, जो डेटा लॉक करके फिरौती मांगते। जी। इसी तरह पोलैंड में एक रूसी नागरिक को पोलिश कंपनियों को हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संदेश साफ है, अब डिजिटल दुनिया में किए गए अपराधों की असली दुनिया में सजा मिलेगी। कानून और नीतियों के स्तर पर भी काफी कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे देशों के बीच एक बड़ा अंतर दिख रहा है। आप यूरोप और अमेरिका की बात कर रहे हैं? हाँ, एक तरफ यूरोप है जो नियमों को और कड़ा कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो नियमों में ढील दे रहा है। ये दोनों इतने अलग रास्ते क्यों अपना रहे हैं? यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। यह साइबर सुरक्षा को लेकर 2 अलग-अलग दर्शनों को दिखाता है। यूरोप का मानना है कि सरकार को आगे बढ़कर नियम बनाने चाहिए, जैसे जर्मनी का NIC2 निर्देश। हाँ, ये एक नया और बहुत सख्त कानून है जो यह सुनिश्चित करता है कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़ी कंपनियां अपनी साइबर सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई न बरते। और अमेरिका का रुख इसके बिल्कुल विपरीत क्यों है? अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC ने दूरसंचार कंपनियों के लिए अनिवार्य साइबर सुरक्षा नियमों को हटा दिया है। लेकिन क्यों? इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कंपनियों पर बोझ कम हो और वे खुद अपने हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम करें। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह एक खतरनाक कदम है, खासकर जब चीनी साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है। ये तो बाजार बनाम नियमन की एक क्लासिक बहस हो गई। बिल्कुल, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसी बहस के बीच भारत ने एक बिल्कुल अलग और अनोखा रास्ता अपनाया है। आप संचार साथी ऐप की बात कर रहे हैं? जी, सरकार ने सभी नए स्मार्टफोन्स पर इस सरकारी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे यूजर हटा भी नहीं सकता। हाँ, और ये कदम तकनीक, सुरक्षा और निजता के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन का सवाल खड़ा करता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद फोन चोरी रोकना और ऑनलाइन फ्रॉड से नागरिकों को बचाना है, जो कि एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन दूसरी तरफ निजता की वकालत करने वालों का कहना है कि एक ऐसा ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता, वो सरकार को नागरिकों पर नजर रखने की बेहिसाब ताकत दे सकता है। ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये संतुलन कैसे सत्ता है। जी, नियमों और कानूनों से हटकर कुछ देश अब अपनी रक्षात्मक रणनीति को ही बदल रहे हैं। जापान की सक्रिय रक्षा की नई नीति, ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगती है। एक्टिव डिफेंस। लेकिन क्या इसमें कुछ खतरा भी है? मतलब हमला होने से पहले हमला करना कहीं एक नए तरह के डिजिटल तनाव को जन्म तो नहीं देगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक्टिव डिफेंस एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है। इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक। इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी सिस्टम को बचाने का इंतजार न करना, बल्कि हैकर्स के नेटवर्क में घुसकर उनके हमलों को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर देना। जापान का ये कदम चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों की प्रतिक्रिया है। जी, लेकिन आपका सवाल जायज है। अगर इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये गलतफहमी पैदा कर सकता है और साइबर हमलों की एक, कह सकते, दुष्चक्र को जन्म दे सकता है, जहां हर कोई दूसरे पर पहले हमला करने की कोशिश करेगा। हाँ। और इस तरह की उन्नत रक्षा के लिए तो बहुत ही कुशल लोगों की जरूरत होगी। क्या दुनिया के पास इतने साइबर सैनिक हैं? नहीं है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब दुनिया भर में निवेश हो रहा है। जैसे यूके की बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी को एक साइबर कौशल केंद्र बनाने के लिए 2.3 मिलियन पाउंड मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए साइबर पाथ्स नाम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। और सुनने में आया है कि दक्षिण कोरिया इस मामले में सबसे आगे है। हाँ, दक्षिण कोरिया भविष्य की तैयारी कर रहा है। उसने साइबर सुरक्षा में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए करीब 119 बिलियन वॉन आवंटित करने की योजना बनाई है। और वे सिर्फ आज की समस्याओं पर काम नहीं कर रहे। नहीं, वे एआई सुरक्षा और क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी मतलब ऐसे एन्क्रिप्शन बनाना जिसे भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स भी तोड़ ना सके। ये दिखाता है कि वे इस लड़ाई को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। तो इन सभी घटनाओं और रणनीतियों को देखते हुए आने वाले समय में हमें किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? वो कौन से मोड़ हैं जो इस कहानी की दिशा बदल सकते हैं? जी, कुछ तारीखें और घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सबसे पहले तो जून 2026 में लंदन में टीएफएल पर हमला करने वाले उन किशोरों का मुकदमा। ये मामला सिर्फ सजा के लिए नहीं बल्कि एक मिसाल कायम करने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, युवा साइबर अपराधियों से कैसे निपटा जाए, इस पर ये एक कानूनी मिसाल कायम करेगा। और जापान की नई रणनीति का क्या? जापान सरकार दिसंबर 2025 में अपनी सक्रिय रक्षा वाली साइबर सुरक्षा रणनीति को औपचारिक रूप से अपनाएगी। तब हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ कागज पर एक साहसिक विचार है या इसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान भी है। पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। निश्चित रूप से। और क्या कोई ऐसा मंच है जहां ये सभी देश और कंपनियां मिलकर इन चुनौतियों पर बात कर सकें? हाँ, और वो भी जल्दी आ रहा है। फरवरी 2026 में बार्सिलोना में पहला साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये एक बड़ा मौका होगा। बहुत बड़ा, जब दुनिया भर के विशेषज्ञ एक साथ बैठकर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में जब देशों के बीच डिजिटल दरारें बढ़ रही हैं, इस तरह का संवाद बहुत जरूरी है। तकनीकी और भू-राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है एआई के दोहरे उपयोग का मुद्दा तो लगातार बना रहेगा। निश्चित रूप से ये दौड़ और तेज होगी कि एआई का बेहतर इस्तेमाल हमला करने वाले करते हैं या बचाव करने वाले। और रूस उत्तर कोरिया वाला गठजोड़ वो वैश्विक सुरक्षा के ही एक स्थायी सिरदर्द बना रहेगा। और हाँ, भारत के अनिवार्य ऐप जैसे कदमों पर तकनीकी कंपनियों और निजता समूहों की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये भी देखने लायक होगा। ये तकनीक, नीति और नागरिक अधिकारों के बीच की खींचतान का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। जी, आज हमने जिन जटिल घटनाओं का विश्लेषण किया वे सभी स्टाइलो न्यूज द्वारा संकलित और व्यवस्थित की गई थी। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स यानी पूर्व में ट्विटर से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफ प्रदान करता है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि वैश्विक घटनाओं के पैटर्न और उनके पीछे के प्रमुख निर्णयकर्ताओं को तुरंत समझने में भी मदद करता है। एआई संचालित ऑन डिमांड समाचार प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर जाएं और स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की गहरी पड़ताल करें, तो हमें जरूर बताएं।
और नवीनतम अपडेट के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें।